वीडियो को देखिए। बस मेरे भाई ने न्याय दिलाओ, बस मेरे तो यही वो है जी बस। ये है मोहसिन अली और ये बात कर रहे हैं अपने दोस्त अभिषेक राजपूत की, जिनकी जान 31 जुलाई के नूह वायलेंस में चली गई। नूह हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है और ये वायलेंस हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में था। अभिषेक बजरंग दल के एक्टिविस्ट थे और मोहसिन के साथ एक कार रिपेयर की शॉप चलाते थे और दोनों में गहरी दोस्ती थी। आप लोग ने समझा था मेरे में अपने में जी, वो आगे मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ। रोटी खा लेते जी, मम्मी मेरे बगैर वो नहीं खावा थी, मैं उसके बगैर नहीं खाऊंगा दुकान पे जी। अभिषेक एक हिंदू था और मोहसिन एक मुसलमान। अभिषेक के साथ इस वायलेंस में 7 से ज्यादा लोग मारे गए और 78 लोग इंजर्ड हुए और इसी के साथ करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भी डैमेज हुई। ये बीते कुछ सालों के सबसे बड़े हिंदू मुस्लिम वायलेंस में से ही एक है। इंडिया में लास्ट 2 डेकेड्स में हिंदू और मुस्लिम वायलेंस में एक नया पैटर्न देखने को मिला है, जहां लार्ज पब्लिक वायलेंस केसेस में डिक्लाइन आया है, जबकि स्मॉल वायलेंस के केसेस यानी दंगे बढ़ने लगे हैं और ये पैटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंट रहा है। Local vendors, shops being gutted down, we can see. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के हिसाब से पिछले 5 सालों में देश भर में 2900 से ज्यादा कम्युनल वायलेंस के केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं। अब सवाल ये आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? इंडिया में कम्युनल वायलेंस, स्पेशली हिंदू मुस्लिम वायलेंस होती क्यों है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर गौर से देखा जाए तो हमें इसके अक्सर 2 जवाब मिलते हैं। जहां कुछ लोग इसके लिए माइनॉरिटीज को ब्लेम करते हैं, वहीं दूसरे लोगों का सीधा और सरल जवाब होता है सैफरन टेरर, यानी कि केसरी रंग के झंडे लहराकर हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाले लोग। देखो, ये दूसरे पार्ट को मैं नहीं मानता, पर ये बात हुई पॉलिटिक्स की जिसमें रिलीजन भी छुपा है। लेकिन चीजों को पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बाहर जाकर भी समझना जरूरी है, क्योंकि अपने बने बनाए बिलीफ्स को सपोर्ट करने के लिए जो फैक्ट्स चुने जाते हैं, उनके अलावा भी और कई फैक्ट्स होते हैं जिनको हम इजीली इग्नोर करते हैं, और मेरा काम है आपको वही फैक्ट्स दिखाना। इसीलिए आज हम पॉलिटिक्स को छोड़कर उन एस्पेक्ट्स की बात करेंगे जो सच में कम्युनल वायलेंस के लिए जिम्मेदार है, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू हिंदू और मुस्लिम दोनों पार्टीज एक साथ पीसफुली रह सके। किसी भी देश का फ्यूचर कैसा रहेगा, ये कुछ हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां का पास्ट कैसा था। और हिंदू और मुस्लिम्स की कहानी तो हमारे इतिहास से इस तरह जुड़ी है कि अगर इस हिस्से को हम इतिहास से निकाल दे तो हमारे हिस्ट्री का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बचता ही नहीं है। इसीलिए हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट की लंबी और कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री किसी एक वीडियो में समझ पाना ना ही पॉसिबल है और ना ही वर्थवाइल। इसीलिए हम हिस्ट्री के सिर्फ उस पोर्शन को समझने की कोशिश करेंगे जो आज के लिए रेलेवेंट है। चैप्टर 1, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। अब देखो, मिडिवल पीरियड में हिंदुओं का इस्लाम में इन 3 तरीकों से कन्वर्जन हुआ था। पहला ये है कि लोगों ने अपनी जमीन बचाए रखने के लिए धर्म बदला। दूसरा सूफिज्म, जो कि इस्लाम का एक स्पिरिचुअल और लिबरल फॉर्म था, उसके इन्फ्लुएंस में आकर लोगों ने अपना धर्म बदला। और तीसरा, उनका जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया, यानी कि लोगों ने अपनी जान बचाए रखने के लिए धर्म बदला। अगर ध्यान से सोचे तो एक्सटर्नल फोर्सेस से आए हुए चेंजेस इमीडिएटली अगले ही दिन सोसाइटी में इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। परिवर्तन समय मांगता है और यही इंडियन मुस्लिम्स के केस में हुआ। इन तीनों में से किसी एक के कारण उनका हिंदू से मुस्लिम का कन्वर्जन तो हो गया, पर उनके अंदर हिंदू ट्रेडिशंस और कस्टम्स के इन्फ्लुएंस अभी बाकी थे। जैसे कि वेस्ट बंगाल के संदरबन इलाके के मुस्लिम्स बॉर्न बेबी की पूजा करते थे, जो कि हिंदू नाम बॉर्न देवी से आया था। और मेवाड़ की मुस्लिम महिलाएं अपनी फैमिली की वेलबींग के लिए शीतला देवी की पूजा करती थी। लेकिन लेट 19th सेंचुरी में चीजें बदलने लगी। इसके पीछे का कारण था आर्यन समाज, जो कि उस वक्त शुद्धि मूवमेंट चला रहा था, जिसके थ्रू कई अर्लियर कन्वर्टेड हिंदुओं को वापस वैदिक रिलीजन में रिवर्ट किया जा रहा था। आर्यन समाज का कन्वर्जन को एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। अर्लियर मुस्लिम्स जो ऑलरेडी इस्लाम की प्रॉपर स्टडी कर चुके थे और वैदिक रिलीजन में कन्वर्ट हुए थे, उन्हें लेक्चर्स और डिबेट्स में भेज दिया जाता था, जो पहले कुरान को कोट करते थे और फिर काफी स्मार्टली तख्ता पलट करके उस पर ऑब्जेक्शन भी रेज करते थे। ऐसा करने वाले डिबेटर्स को उपदेशक कहा जाता था। इसका मतलब ये नहीं था कि आर्यन समाज सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट करता था,
था। वो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज सबको इक्वली टारगेट करते थे और हिंदुइज्म से जुड़े फॉल्स बिलीफ्स को तोड़ने का काम करते थे, जिन्हें पखंड खंडन कहा जाता था। लेकिन इस्लाम को लेकर आर्यन समाज की खास नाराजगी थी। आर्यन समाज ये मानता था कि इस्लाम दुनिया को हार्म कर रहा है और दुनिया उसके बिना ही बेहतर है। और आर्यन समाज का शुद्धि मूवमेंट काफी इफेक्टिव भी रहा था। जैसे यूपी और बिहार के 1.5 लाख से ज्यादा मलखाना मुस्लिम्स वापस हिंदू धर्म में आ गए। इस चीज ने मुस्लिम सोसाइटी को अलार्म किया और फिर मुस्लिम्स ने अपनी तरफ से कुछ मूवमेंट चलाने शुरू किए। जैसे कि अब मैगजीन्स में हिंदू समाज और उनके कल्चर के अगेंस्ट टारगेटेड आर्टिकल्स छपने लगे थे, जिसके रिस्पॉन्स में आर्यन समाज भी इस्लाम को क्रिटिसाइज करता था। और फिर एक ऐसा दौर शुरू हुआ जब दोनों तरफ से कई कंट्रोवर्शियल बुक्स लिखे गए। ब्लास्फेमिक लिटरेचर दिखना काफी कॉमन हो गया और हिंदू और मुस्लिम्स के बीच नफरत काफी हद तक बढ़ने लगी, जो आगे जाकर फ्यूचर जनरेशंस में पास ऑन हो गई। और उस वक्त तबलीगी जमात जैसे मूवमेंट शुरू हुए, जिनके थ्रू जो हिंदूज कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने थे उनकी लाइफस्टाइल को और इस्लामिक बनाया गया, ताकि एक मुस्लिम आइडेंटिटी में फ्लक्चुएशंस न आए और उनकी वापस हिंदू धर्म में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाए। तभी इंडिया में एक नई तरह की पॉलिटिक्स यानी कि मुस्लिम नेशनलिज्म भी राइज हो रहा था और इस मुस्लिम पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाए रखने के लिए ज्यादा मुस्लिम सपोर्ट की जरूरत थी। लेकिन उस वक्त देश के अधिकतर मुस्लिम्स हिंदूज के साथ अपनी एक शेयर्ड आइडेंटिटी के साथ जा रहे थे। अब देखो, जबकि मुस्लिम्स की पैन इंडिया आइडेंटिटी से मुस्लिम लीग्स को काफी बेनिफिट हो रहा था, तो उन्होंने काफी स्ट्रगल करके शरिया एप्लीकेशन एक्ट को लागू करवाया था, जिसके हिसाब से अब मुस्लिम से जुड़े सारे फैसले शरिया के हिसाब से होंगे। इन इवेंट्स ने इंडियन मुस्लिम सोसाइटी को रेडिकलाइज करने का काम किया, क्योंकि अब शरिया एप्लीकेशन एक्ट और तबलीगी जमात के इन्फ्लुएंस में आकर इंडिया के मुस्लिम्स इस्लाम के सबसे ऑर्थोडॉक्स फेथ से खुद को आइडेंटिफाई करने लगे, जिससे सिंक्रोनाइज्ड कस्टम्स जो कि हिंदू और मुस्लिम्स को जोड़ने का ब्रिज था, वो धीरे धीरे टूट गया। अब इसके कारण आपस में राइट्स होने लगी, जिनमें पार्टीशन की दौर तक लाखों लोग मारे गए। ये तो थी प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात, लेकिन हिंदू और मुस्लिम्स के बीच इंडिपेंडेंस के बाद भी कई डेडली राइट्स हुए, जिनकी शुरुआत भले ही अलग अलग रीजन से। इंटरेस्टिंगली लगभग सारे राइट्स में कुछ कॉमन ट्रेंड्स और पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, जो हमें इस सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करेंगे कि आखिर हिंदू और मुस्लिम्स आपस में लड़ते क्यों है। चैप्टर 2, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। साल 2012 में एक रिसर्च की गई, ये पता लगाने के लिए कि लोगों का फैमिली इनकम हिंदू मुस्लिम वायलेंस को कैसे अफेक्ट करता है। इस रिसर्च के लिए ईयर 1950 से लेकर ईयर 2000 तक सारे हिंदू मुस्लिम राइट्स को स्टडी किया गया, जिसके लिए देश भर के 14 स्टेट्स के 55 रीजन्स में बसे हिंदू और मुस्लिम हाउस होल्ड्स के एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, इसका डेटा भी लिया गया। ये वायलेंस प्रोन एरियाज थी और इन्हीं एरियाज में लगभग देश की 90% पॉपुलेशन भी रहती थी। मंथली एक्सपेंडिचर को यूज करने के पीछे सिंपल लॉजिक यही था कि इंसान तब ज्यादा खर्चा करता है जब वो फाइनेंशियली बेटर पोजीशन में होता है। यानी कि ये पता लगाने की कोशिश की गई कि किसी एक कम्युनिटी की फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार आने से उस एरिया में आपसी कॉन्फ्लिक्ट पर क्या असर पड़ता है। इस रिसर्च की फाइंडिंग काफी इंटरेस्टिंग थी। किसी पर्टिकुलर रीजन में मुस्लिम कम्युनिटी का एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर बढ़ने से आपसी कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहे थे। हिंदू कम्युनिटी के लिए ये ठीक उल्टा था, यानी कि हिंदुओं के एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर बढ़ने से उस रीजन में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कम होने लगे थे। और देखा जाए तो ये डिफरेंस काफी बड़ा था। हिंदुओं की पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में 1% इंक्रीज आने से उस पर्टिकुलर एरिया में कैजुअलिटीज 3 कम हो रही थी, जबकि मुस्लिम्स के लिए पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में 1% इंक्रीज आने से कैजुअलिटीज 3 to 5% तक बढ़ रही थी। अब देखो, यहाँ पर कैपिटा मतलब एक इंडिविजुअल और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, यानी कि एक इंडिविजुअल की खर्चा करने की ताकत। और मुस्लिम्स के केस में ये डिफरेंस उसके ही अगले साल देखने को मिल रहा था। यानी कि अगर इस साल में किसी एरिया में मुस्लिम्स की पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बढ़ती हो, तो उसके अगले ही साल में उस एरिया में रिलीजियस वायलेंस भी बढ़ने लगता है। पर हिंदुओं के केस में ऐसा नहीं होता। इस डेटा को आगे जाकर ये रिसर्च पेपर 2 तरीकों से इंटरप्रेट करता है। पहला ये कि जब एक ग्रुप अमीर हो जाता है तो वो अटैक के लिए और भी अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि अब सामने वाले इकोनॉमिकली वेल ऑफ है, तो उनके पास खोने के लिए भी ज्यादा है और अटैकर्स के पास पाने के लिए। और दूसरा रीजन है पावर डायनामिक्स।
अगर कोई ग्रुप अमीर होने लगता है तो उस पर अटैक इसीलिए भी होता है क्योंकि सोसाइटी की डोमिनेंट कम्युनिटी पावर डायनेमिक्स खेलने लगती है और बाकी कम्युनिटीज को डोमिनेट करने लगती है। इस डोमिनेंस से बाकी कम्युनिटीज एंशियस हो जाती है और उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। इस लॉजिक के कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस भी मिलते हैं, जैसे 1991 के वाराणसी राइट्स में मुस्लिम साड़ी डीलर्स को अटैक किया गया था क्योंकि उन्हें कंपटीशन के तौर पर देखा जा रहा था। वहीं 1994 के भिवंडी राइट्स में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तब 1994 में भिवंडी के टेक्सटाइल मार्केट को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े थे क्योंकि बाकी कंट्रीज से कंपटीशन बढ़ रहा था। इंडिया के इंपोर्ट्स बढ़ने के कारण हमारे खुद के फैक्ट्री वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया गया था और बस उसी समय इंदिरा गांधी के असैसिनेशन से टेंशन्स और बढ़ गए। और भी एग्जाम्पल्स है। अब 1992 के हिंदू मुस्लिम कोलकाता राइट्स पर बनी एक रिपोर्ट के हिसाब से वो राइट्स कम्युनल राइट्स के वेश में एक लैंड ग्रैबिंग का तरीका था जो झोपड़पट्टियों में बसे गरीब मुस्लिम्स को हटाने के लिए किया गया था ताकि उस एरिया में नया कंस्ट्रक्शन हो सके, यानी कि रीडेवलपमेंट हो सके। मतलब मकसद था स्लम्स गिराने का और रीडेवलपमेंट का, पर इसे हिंदू मुस्लिम राइट्स की तौर पर फ्रेम करके जनता को दिखाया गया। अब इन सब एग्जाम्पल्स का एक ही कंक्लूजन निकलता है कि हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम प्रोस्पेरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि मुस्लिम कम्युनिटीज में इनकम बढ़ने से उनकी तरफ से होने वाला वायलेंस ज्यादा बढ़ने लगता है। पर इन फैक्ट्स को कंप्लीटली एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि राइट्स में होने वाली इकोनॉमिकली टारगेटेड वायलेंस ये प्रूव नहीं कर पाती कि राइट्स की शुरुआत भी इसी मोटिव से हुई थी। और दूसरा ये कि इंडिया में आज भी कई ऐसे मार्केट्स है जहां हिंदू और मुस्लिम मर्चेंट्स के बीच में सीरियस कंपटीशन होने के बावजूद वहां इस तरह की वायलेंस देखने को नहीं मिलती है। अब देखो, रिसर्च की फाइंडिंग्स को आगे जाकर दूसरे तरीकों से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। मुस्लिम एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी आते ही कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का कारण ये भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर रीजन में अब आम तौर पर हिंदुओं के लिए चीजें खराब होने लगी है। फाइनेंशियली बेटर कंडीशन में आते ही किसी भी कम्युनिटी की खुद को डिफेंड करने की क्षमता बढ़ जाती है, इसीलिए ऐसे कम्युनिटीज पर अटैक भी कम होते हैं। उदाहरण के तौर पर अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन मतलब बेहतर वेपन्स तक पहुंच, और बेहतर वेपन्स तक पहुंच मतलब अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने की बेहतर क्षमता। सैडली ये इंटरप्रिटेशन काफी हद तक ट्रू है। जैसे कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में हिंदुओं के प्रति एट्रोसिटीज होने के एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसको हम हरियाणा के नू के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। नू इंडिया के टोटल 640 डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से 14th नंबर पर आता है और 80% मुस्लिम पॉपुलेशन हरियाणा का लार्जेस्ट मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। 2020 में बनी एक रिपोर्ट के हिसाब से नू में आज भी औरंगजेब का राज चल रहा है, जहां दलित हिंदुओं के साथ तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं, जैसे किडनैपिंग, मर्डर और कई बार फोर्सफुल कन्वर्जन भी। ये क्राइम्स खासकर लड़कियों की तरफ ओरिएंटेड होते हैं, जिसका इफेक्ट गर्ल एजुकेशन में भी देखने को मिलता है और कई लड़कियों को अपनी एजुकेशन बीच में ही छोड़ देनी पड़ती है। नू पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्ल चाइल्ड मैरिज होने वाला डिस्ट्रिक्ट है, जहां की 1/3 लड़कियों की शादी 18 साल होने से पहले ही कर दी जाती है और वहां की सिर्फ 51% वुमेन पॉपुलेशन एजुकेटेड है। देखो, अब ये तो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश। इसकी जड़ें काफी गहरी है, जो साइकोलॉजी से लेकर इमोशंस तक ह्यूमन बिहेवियर के हर एस्पेक्ट से जुड़ी है। इसीलिए इन छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को भी समझना काफी क्रिटिकल है। चैप्टर 3, इमोशनल एस्पेक्ट। हिंदू मुस्लिम राइट्स भले ही बाहरी तौर पर देखने पर एक आम कम्युनल स्ट्राइफ की तरह लगता है, पर इसमें बहुत गहरी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, जो सिचुएशन को और क्रिटिकल बनाती है। क्योंकि किसी भी स्टोरी में कुछ ऐसे क्रिटिकल सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जो उसकी टाइमलाइन डिसाइड करते हैं, लेकिन हिंदू और मुस्लिम्स के बीच एक ही स्टोरी के अंदर 2 अलग अलग टाइमलाइंस चल रहे हैं, जो सिचुएशन को और भी कॉम्प्लेक्स बनाती है। जहां कुछ हिंदुओं की नजर में पास्ट ह्यूमिलिएटिंग था और प्रेजेंट खोई हुई ग्लोरी वापस लाने का दौर, वही कई मुस्लिम्स के लिए पास्ट ग्लोरियस था लेकिन प्रेजेंट स्केरी और ह्यूमिलिएटिंग है। और यही सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन और फियर, ये 3 इमोशंस किसी भी वायलेंस को ट्रिगर करने का काम करते हैं और यही इमोशंस
वायलेंस एक सिचुएशन के दो अलग अलग पर्सपेक्टिव भी क्रिएट करते हैं। देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मस्जिद के सामने कुछ हिंदू म्यूजिक प्ले करते हैं तो इस सिचुएशन में दोनों कम्युनिटीज अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं। हिंदुओं की नजरिए से ये सिर्फ कुछ स्टूपिड और अनसिविलाइज्ड लोग हैं जो कुछ मुस्लिम्स को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बट बीइंग अ माइनॉरिटी, मुस्लिम्स के लिए इसका बिल्कुल अलग मतलब होता है। उनकी नजर में ये होली इस्लाम के खिलाफ एक अटैक है जिसको पूरी हिंदू करती है। असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि कोई इंडिविजुअल चाहे किसी भी रिलीजन का हो वो पहले ह्यूमैनिटी को फॉलो करेगा, पर कम्युनिटीज के बीच में आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये वायलेंस ट्रिगर होता है। हिंदू मुस्लिम वायलेंस भले ही एक कॉम्प्लेक्स इशू है लेकिन इसको काफी हद तक कम भी किया जा सकता है। इस सोल्यूशन के डायरेक्शन में सबसे पहले और सबसे इफेक्टिव तरीका ये है कि किसी भी एरिया में दो कम्युनिटीज के बीच इनकम इनइक्वालिटी को कम किया जाए, लेकिन दोनों कम्युनिटी की सेम फाइनेंशियल कंडीशन भी खतरा बन जाती है जब दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो। जैसे 2002 के गोदेरा राइट्स के बाद अहमदाबाद में जिन एरियाज में सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ वो सब लो इनकम वाले नेबरिंग एरियाज थे। वहीं लखनऊ, जयपुर जैसे एरियाज में कम हिंदू मुस्लिम वायलेंस देखने को मिलता है क्योंकि वहां ना सिर्फ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है बल्कि वो रिलेटिवली हाई इनकम नेबरिंग एरियाज है। और डाइवर्सिफाइड सोसाइटीज में रहने के बाद नेचुरली इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी बढ़ जाता है और जनरेशन से पास होने वाले प्रेजुडिस और नफरत को भी कम कर देता है। ये तो रही अपर लेवल की बात, पर मेरे और आपके जैसे लोग इंडिविजुअल लेवल पर क्या कर सकते हैं? रिसेंट टाइम्स में कुछ ऐसे वायलेंस भी सामने आए हैं जहां सोशल मीडिया के थ्रू हमारे वल्नरेबल इमोशंस को ट्रिगर किया जा रहा है। इसीलिए ऐसे कंटेंट को कम से कम कंज्यूम करके हम हेट कम करने में जरूर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे मणिपुर वायलेंस के वीडियो को भी जरूर देख लेना, जहां पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करने मत भूलना, बिकॉज दैट इज द ओनली फी दैट आई आस्क फॉर। शुक्रिया।